आखिरकार बलराम और परशुराम की पकड़ में आ चुका है बब्बर। और परशुराम और बलराम के 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद बब्बर ने उगली सच्चाई। बब्बर ने बता दिया कि किस तरीके से ये पूरा मायाजाल, ये पूरा प्लान, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है शीतल और करण कुलकर्णी के द्वारा। ये बात सुनने के बाद तो शिव प्रसाद देशमुख के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद बब्बर बताता है कि किस तरीके से शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख को अलग किया जा रहा है। और सच्चाई जानने के बाद परशुराम अपने आप से वादा करता है कि अब वह शीतल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 गोलियां उसके सर पे मारेगा। लेकिन बलराम यहाँ पे परशुराम को रुकने को कहता है। बलराम कहता है कि भाऊ, इस तरीके से हम सबक नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमें शीतल के साथ साथ करण कुलकर्णी को भी पकड़ना है। और फिर बलराम एक ऐसा प्लान बताता है जो जानने के बाद आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुजरिम से, जहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी सिक्योरिटी के साथ इस मुजरिम को कोर्ट के लिए ले जा रही होती है, लेकिन एक सुनसान से रास्ते में। और इस सुनसान रास्ते में हो जाता है पुलिस वालों के साथ एक बड़ा हादसा। 2 नकाबपोश आते हैं और सीधे अपनी गन निकालकर पुलिस की गाड़ी को, पुलिस के काफिले को रोक देते हैं। उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और हर एक इंसान को गाड़ी से उतरने को कहते हैं। इस वक्त तक पुलिस वालों के पास भी गन थी, इसलिए वो भी अपनी गन निकालते हैं। लेकिन भला वो इन दोनों के सामने टिक कहां पाते, क्योंकि यह दोनों और कोई नहीं बल्कि परशुराम और बलराम है, मुंबई के स्पेशल एजेंट, भारत के स्पेशल एजेंट, जिन्होंने पुलिस से 10 गुना ज्यादा और 10 गुना कठिन ट्रेनिंग करी होती है। तो भला इनके सामने पुलिस कहां ही टिकने वाली थी। लेकिन बलराम और परशुराम का मकसद पुलिस को गुमराह करना नहीं था, बल्कि पुलिस के पास जो मुजरिम है उसको पकड़ना था, क्योंकि इसी मुजरिम के सहारे से परशुराम और शालिनी की जो गुत्थी है ये सुलझने वाली है कि यह सही में शालिनी ने परशुराम को गोली मारी या फिर कहानी कुछ और है। कुछ ही मिनटों के अंदर हम देखते हैं कि इस अपराधी को एक सुनसान सी जगह पे ला दिया जाता है। वहां पर लाके इससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। बलराम इससे कहता है कि जो कुछ भी है सच सच बता देना, क्योंकि अगर वो आ गया तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। उसी वक्त वहां पर आ जाता है परशुराम। परशुराम को देखकर वह आदमी के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसने परशुराम को पहले भी कहीं देखा होता है। वो याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आ जाता है कि यह व्यक्ति तो वही है जो कि मुझसे जेल के अंदर मिलने के लिए आया था, एक एडवोकेट बनकर, और अब ये एक अलग ही रूप में नजर आ रहा है। अरे यह व्यक्ति तो वो है जिसको मारने के लिए मुझे सुपारी दी गई थी। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख सबसे पहले तो इस व्यक्ति की खटिया खड़ी कर देता है। इतना मारता है कि इसकी हड्डियां तक आवाज करने लग जाती है कि बस अब मुझे मत मारो, अब मारोगे तो मैं टूट जाऊंगी। इस कदर शिव प्रसाद देशमुख इसकी हालत टाइट कर देता है। शिव प्रसाद देशमुख और बलराम मिलकर इसे 3rd डिग्री का टॉर्चर देते हैं। और इतना ही नहीं, ये सारी चीजें करने के बाद शिव प्रसाद देशमुख उससे आखिरी वक्त में ये पूछ रहा होता है कि मुझे सच सच बता, शिव प्रसाद देशमुख को मारने के लिए तुझे सुपारी किसने दी थी, और क्या तू गया था शिव प्रसाद देशमुख को मारने के लिए। यह व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं गया था शिव प्रसाद देशमुख को मारने के लिए, मुझे सुपारी दी थी। परशुराम कहता है कि जवाब दे, नहीं तो ये गोली सीधे तेरे भेजे में घुस जाएगी। उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है बब्बर, मुझे बब्बर ने दी थी, मुझे बब्बर ने कहा था कि शिव प्रसाद देशमुख को जिंदा मत छोड़ना, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। यह बात सुनकर शिव प्रसाद देशमुख उसे और मारता है। साथ ही वो उससे यह भी पूछ रहा होता है कि मुझे यह बता कि मुझ पे गोली किसने चलाई थी। यह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। यह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता किसने गोली चलाई थी, मेरे को तो सिर्फ मारने का काम दिया गया था और मैं वही पूरा करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था मुझ पे गोली शालिनी ने चलाई थी, लेकिन शालिनी के सर पे भी वार हुआ था। अगर शालिनी ने गोली चलाई होती तो उसके सर पे घाव कैसे आया। मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उस पे घाव है, उस पे किसी ने जानलेवा प्रहार करने की कोशिश करी थी, लेकिन आखिर किसने और क्यों, आखिर वो व्यक्ति कौन है। उस वक्त बलराम कहता है कि भाऊ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक औरत हो। यानी इस तरफ बलराम का इशारा केवल और केवल शीतल थी, केवल और केवल शीतल। लेकिन परशुराम के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो किसी पर भी ऐसे ढाबा बोल नहीं सकता और न ही किसी को मुजरिम मान सकता है। इस पूरे केस को परशुराम को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, क्योंकि इससे ही उसके आने वाली जिंदगी की नींव टिकी हुई है। इस तरफ हम देखते हैं कि शालिनी की आई शालिनी के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही होती है, और उसके बाद शालिनी से जवाब मांगती है कि शालिनी, मुझे जवाब दे कि ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि अगर तू मुझे जवाब नहीं देगी ना तो हमेशा हमेशा के लिए तेरी आई मर जाएगी। यानी उसके बाद तू अपनी आई को कभी भी आई कहकर मत पुकारना, तो ये भूल जाना कि दीक्षित परिवार में तेरी कोई आई भी थी। ये बात सुनकर शालिनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। उसके बाद शालिनी पूरी सच्चाई कहना शुरू कर देती है।
शालिनी बताती है कि शालिनी वहाँ पर मजे करने के लिए नहीं गई थी, नहीं एंगेजमेंट के लिए गई थी, बल्कि शालिनी वहाँ पर डांस इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसके पास पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत थी। उसके दोनों ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा था। प्रिंसिपल ने उसको आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर पैसों का इंतजाम नहीं किया गया तो उसके बच्चों को धक्के मार के स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और शालिनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन एकदम 4 लाख रुपयों का इंतजाम करना बेहद ही मुश्किल है। अगर वो घर के कागज भी गिरवी रखती ना, तब भी एट अ टाइम उसे 4 लाख रुपए मिलना नामुमकिन था। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक ऑफर आता है डांस करने का। नम्रता चिल्लाते हुए कहती है, तेरे कहने का मतलब क्या है शालिनी? शालिनी कहती है कि मुझे डांस करने के 4 लाख रुपए मिले। नम्रता कहती है, हो ही नहीं सकता, तू कोई हीरोइन थोड़ी ना है कि तेरे को डांस करने के 4 लाख रुपए दे। आखिर कौन वो व्यक्ति जिसने तेरे को डांस करने के 4 लाख रुपए दिए? झूठ बोल रही है शालिनी, तू झूठ बोल रही है। देखो ये सारे पैसे तेरे होने वाले पति विक्की शर्मा ने दिए। शालिनी सबको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई भी शालिनी की बात पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि शालिनी की आई भी नहीं। सिर्फ नंदिनी खड़े खड़े ये सोच रही होती है कि कहीं शालिनी झूठ तो नहीं बोल रही। नहीं नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन झूठ नहीं बोल सकती। अरे मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन शालिनी की आई, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी, इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वह शालिनी को बहुत ज्यादा भला बुरा भी कहने लग जाती है। और जो शालिनी के अंदर बची कुछ हिम्मत थी वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी। उसी वक्त वहां पर आ जाता है विक्की शर्मा। विक्की शर्मा आके कहता है कि कोई भी यहाँ पे मौजूद कोई भी मेरी होने वाली वाइफ शालिनी के ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर आपको लगाना है इल्जाम तो आप मुझ पे लगाइए, क्योंकि यह पूरा प्लान मेरा था। शालिनी झूठ नहीं बोल रही है, वो वहाँ पर डांस करने के लिए ही गई थी। लेकिन आप इस तरीके से मेरे प्यार को सभी लोगों के सामने जलील नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे प्यार किया है तो डरना क्या? और ये विक्की शर्मा किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं, यानी किसी से भी नहीं। इस तरफ हम देखते हैं कि शालिनी का गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। शालिनी उस व्यक्ति यानी विक्की शर्मा के पास आती है और उससे कह रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हो विक्की शर्मा? मैंने इससे पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे बार बार बेइज्जत क्यों करे जा रहे हो? इतना ही नहीं, बल्कि शालिनी का गुस्सा तो इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि अब उसका हाथ उठना भी शुरू हो जाता है। तो विक्की शर्मा को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 10 से 15 चांटे सलंग मारती है, एक के बाद एक। लेकिन फिर भी विक्की शर्मा एक ही बात को दोहरा रहा होता है कि शालिनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें कर रही हो अपने परिवार के दबाव के चलते। लेकिन आखिर कब तक तुम दबाव के चलते अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखोगी? तुम्हारे पति शिव प्रसाद देशमुख की तो मौत हो चुकी है, अब तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी, किसी भी कीमत पे करनी होगी। शालिनी तो अपने परिवार को सच बता दो ना। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, गिफ्ट में तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। और यह देखने के बाद तो शालिनी की आई का गुस्सा बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। शालिनी इस वक्त तक कंफ्यूज होती है और शालिनी की आई शालिनी को कहती है कि बस शालिनी, तू मेरी परवरिश नहीं हो सकती। मैंने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन आज मैं जो कुछ भी देख रही हूँ ना, ये सारी चीजें देखने के बाद तो मुझे अपने आप पर भी शर्म आने लगी है। इतना कहकर शालिनी की आई, नम्रता, आयुषी, ये तीनों ही लोग यहाँ से चले जाते हैं। शालिनी इनको रोक के सच बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भला शालिनी की बात को कौन ही सुन रहा था, क्योंकि सभी लोगों के नजरों में तो शालिनी एक अपराधी साबित हो चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसने अपने पति का श्राद्ध तक नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी और के साथ वह रिश्ते बनाने को तैयार है। सभी लोग ये पूरा का पूरा किस्सा शालिनी के सर पे थोप रहे होते हैं, लेकिन नंदिनी वो अभी भी शालिनी के साथ खड़ी हुई थी। नंदिनी कहती है कि शालिनी मुझे पता है तू सच बोल रही है। सभी लोगों के जाने के बाद नंदिनी विक्की शर्मा के पास आती है और कहती है कि कब तक करोगे झूठा नाटक, कब तक? मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। लेकिन विक्की शर्मा अभी भी नाटक को दोहरा रहा होता है। विक्की शर्मा कहता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में शालिनी से प्यार करता हूँ। नहीं तो इतनी मार खाने के बाद, इतने बेइज्जत होने के बाद भला कौन ही आदमी इसे खड़ा रहेगा? नंदिनी को गुस्सा इतना आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शालिनी कहती है कि तुम्हें तो पता है ना तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि नहीं शालिनी, भले मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज, करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी के केस को वापस ले लो, प्लीज उसके केस को वापस ले लो, नहीं तो वह लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी जान के और तुम्हारी जान की भीख मांग रहा हूँ, इसीलिए प्लीज शालिनी उस केस को वापस ले लो उस केस को वापस। इस और हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि बलराम को कह रहा होता है कि बलराम चल, हमें बब्बर को उठाना है। बलराम इस वक्त तक तैयार हो जाता है और ये दोनों सीधे जाते हैं मनाली के उस होटल में जहाँ से ही इन्हें सारे सुराग मिलने वाले। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम मुंबई स्पेशल ब्रांच से हैं और अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। आईडी कार्ड देखने के बाद वो आदमी इन्हें डिटेल देना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत सीधे कोने में जाती है और सीधे फोन लगा देती है ऑफिसर शशांक को। उन्हें सारी जानकारी दे देती है कि मुंबई से स्पेशल ब्रांच वाले वहाँ पर आए। ये सुनने के बाद तो ऑफिसर शशांक भागते भागते दौड़ते दौड़ते सीधे पहुंच जाते हैं उस हॉस्पिटल में, जहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख और बलराम दोनों ही उस रूम की तरफ जा रहे होते हैं।
लेकिन ऑफिसर शशांक को देखकर शिव प्रसाद देशमुख छुप जाता है, लेकिन बलराम नहीं छुपता। ऑफिसर शशांक कहते हैं कि आप कौन है, मुझे तो यहाँ पे किसी के भी आने की जानकारी नहीं मिली। बलराम कहता है कि स्पेशल ब्रांच, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देखने के बाद ऑफिसर शशांक कहता है कि मैं अभी अपने सीनियर से बात करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि ऑफिसर शशांक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं हूँ मुंबई स्पेशल ब्रांच से। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।